रेकी एग्जैक्टली है क्या? आप किसी को भी नया जीवन, एक नई शक्ति दे सकते हैं आप अपने हैंड से। अपने हाथ से। मान लो एक आदमी 12-15 घंटा काम करके घर लौट के आ रहा है, अगर उसको आधा घंटा रेकी दोबारा मिल जाए, वो फिर दोबारा 6-7 घंटे काम करने लायक बन जाएगा। लेट्स से मैं बहुत नॉनवेज खाता हूँ, मैं ड्रिंक करता हूँ, तो भी मैं रेकी हीलर बन सकता हूँ? मैक्सिमम लोगों ने नॉनवेज छोड़ दिया रेकी करने के बाद। तो एक टेररिस्ट कैसे रेकी कर सकता है? जो भी व्यक्ति सपना देख सकता है वो पास्ट लाइफ देख सकता है। बागेश्वर धाम है, आपने देखा, वो कहता है कि जी आपकी पर्ची तब निकलेगी जब आपको सपने में वानर दिखाई देगा। अमीर बनने की क्षमता हर आदमी में होती ही है। आपने देखा होगा जितने बनिया है तो उसमें मैक्सिमम बनिया तो बिजनेस करके ग्रो कर रहे होते हैं। एक आदमी को पास्ट लाइफ में जाने से क्या लाभ होता है? आप इस जन्म में एक अच्छे हिंदू है, कट्टर हिंदू है आप, लेकिन अगले जन्म में आप ठीक अपने आप को एक मुस्लिम। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और एक बार दिल से आपका अभिनंदन है द उज्जवल शो, क्योंकि ये भी बहुत खास है। एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल शो। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। आज का पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब मैं समझता हूँ सटीक बैठेगा, क्योंकि आज के पॉडकास्ट पे हम बात करने वाले हैं एनर्जी हीलिंग पे, रेकी हीलिंग पे। रेकी एक साइंस है जिसपे बहुत सारे लोगों को शायद पता हो, अधूरा पता हो, सुना हो। और रेकी का जो इतना बड़ा ब्रह्मांड में जिन्होंने काम करा है, जो रेकी के बहुत बड़े गुरु रहे हैं, वही हमारे साथ होने वाले हैं। मैं जल्दी इंट्रोड्यूस करूंगा। हम बहुत सारी बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। बहुत सारे लोगों का एक हमेशा से सवाल होता है, पुनर्जन्म है नहीं है, कैसे होता है, क्या हम देख सकते हैं, और एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें कि कैसे आप अपनी जिंदगी में मेंटली, फिजिकली एक प्लेजेंट लाइफस्टाइल के लिए एक एनर्जी के थ्रू अपने आप को हील कर सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट सब लोगों के लिए बहुत सटीक है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो रेकी के बहुत बड़े रेकी हीलिंग के गुरु हैं। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना होगा, डॉक्टर NK शर्मा। तो अभी तक जल्दी से सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन। जो भी क्वेरीज हो कमेंट में लिख देना। एंड एंजॉय द पॉडकास्ट एंड लेट्स वेलकम शर्मा जी। सर, थैंक यू सो मच, प्रणाम आपका समय देने के लिए एंड बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। रेकी में आपका लगभग 30 साल का काम है और आपने बहुत रेकी के थ्रू समाज को दिया है, देते आ रहे हैं, दे रहे हैं। तो बड़ी सारी आपसे इंटेंस बात करनी है, बट सबसे पहले अगर शुरुआत से समझना चाहें, रेकी को बड़े सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है। बड़े सटीक और सिंपल शब्दों में अगर हम समझे, रेकी एग्जैक्टली है क्या? देखिए, सबसे पहली बात हर आदमी को क्या समझनी है कि परमात्मा ने हर आदमी को बिल्कुल अपनी तरह पैदा किया जी। वो सारी शक्तियां और क्षमताएं देकर उसको भेजा है बिल्कुल। कि जिससे वो जीवन में जो भी चाहे, चाहे स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, आनंद हो, वो उससे प्राप्त कर सकता है जी। तो हर आदमी के हाथों में जन्मजात एक ऐसी क्षमता दी है कि आप अपने हाथों से एक प्राण ऊर्जा प्रवाहित करके आप किसी को भी नया जीवन, एक नई शक्ति दे सकते हैं आप अपने हैंड से, अपने हाथ से। अच्छा, हाथ से। तो मैं यूं कहता हूं कि आपके हाथ जगन्नाथ, अच्छा, यानी कि आपके हाथों में वो शक्ति जी इतनी अद्भुत, समझो कि दिव्य शक्ति है जी कि आप उसको किसी को भी तकलीफ होने पर आप स्पर्श करके, टच करके या बिना टच करके जी आप उस प्राण एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी में भी जी। और वो एनर्जी इतनी पावरफुल एनर्जी है जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं जी। जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं जी तो हमने वो 6-7 घंटे जो सोकर हमने एनर्जी कमाई, वो कहाँ से कमाई? हमने कोई 2 पिन प्लग तो डाला नहीं था कहीं जी। हमने तो हम तो सुबह उठे तो लगा कि मेरी बॉडी रिचार्ज हो गई है। तो ये रिचार्जिंग हुई कहाँ से? जी। तो हमारे शरीर में जो एक आभा मंडल, जिसको ऑरा कहते हैं, चक्र होते हैं,
वो प्राण ऊर्जा सक कर रहे होते हैं। राइट। तो रेकी की खूबी ये है कि ये हमारे शरीर को माध्यम बनाकर हम जब किसी को टच करते हैं जी। तो अपने हाथों से अपने आप एक ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो जाता है, एक मैग्नेटिक पुल की तरह। ओके। और जितनी देर जानी है उतनी देर जाती है और अपने आप बंद हो जाती है। आपको तो दिमाग लगाना ही नहीं है, अपने आप ही स्टार्ट होगी और अपने आप बंद हो जाती है। रेकी की खूबी क्या है कि आप एक माध्यम की तरह काम करते हैं, आपकी अपनी एनर्जी नहीं जा रही होती है, डिविनिटी फ्लो कर रही है। हाँ, मतलब यू आर जस्ट ए चैनल। राइट। आप केवल माध्यम मात्र है, नल की तरह है। पानी आपके थ्रू जाता है, इसलिए नल का जैसे पाइप का कुछ नहीं बिगड़ता, वैसे आपका भी कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उल्टा होता ये है कि द मोर यू हील अदर्स यू गेट हील। अच्छा, आपने स्पेसिफिकली बात करी कि हाथ के स्पर्श से। हाँ, तो रेकी में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी हीलिंग, जो आपने प्राण ऊर्जा से जोड़ा। हाँ जी, और आपने स्पेसिफिकली बोला हाथ का स्पर्श। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि हम किसी किसी के ऑरा में या कंपनी में जाते हैं जहां बड़ी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं और हमें वैसे ही बड़ी हीलिंग और बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। तो उस चीज से रेकी टेक्निकली क्या डिफरेंट है? देखिए, आप एक मंदिर जाते हो, एक अच्छे आदमी से मिलते हो, हाँ। तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स की एनर्जी वाले लोग हैं, समझो, वो जगह है जी। तो कोई भी आप पॉजिटिविटी के साथ जुड़ोगे ना तो आपकी एनर्जी एनहांस होती है। राइट। क्योंकि आपका ऑरा जो है ना वो वातावरण से, व्यक्ति से, वस्तु से इंटरेक्शन करता रहता है। राइट। तो जैसे ही आप किसी पॉजिटिव चीज के साथ जुड़ते हो तो तुरंत आपकी एनर्जी पहले से थोड़ी और बढ़ती है एंड यू फील बेटर, एलिवेट हो जाते हैं। एलिवेट हो जाते हैं आप जी। तो रेकी में क्या है, ये एक प्रकार की आपके ऑरा से नहीं बल्कि ये स्पेसिफाइड हीलिंग है, क्योंकि आप किसी को तकलीफ होने पर टच करोगे उस पर्टिकुलर एरिया पे और अच्छा। वहां से आपके हाथों से एक एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होगा। अच्छा। तो वो उससे हटकर ये तो एक हीलिंग प्रोसेस है बेसिकली। राइट। आप ये समझ लें। इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी के फील्ड में जाना, लोगों से मिलना अलग चीज है और हाथों से एनर्जी ट्रांसफर करना एक अलग चीज है। तो आपने इसमें हीलिंग की बात करी। हाँ। तो क्या हीलिंग जो ये होती है रेकी में, वो इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू क्या फिजिकल एलिमेंट की हीलिंग होती है? नहीं, देखिए, रेकी बेसिकली फिजिकल लेवल पर दिखती है कि हम टच कर रहे हैं जी। लेकिन एक्चुअल में बीइंग ए सटल एनर्जी, सूक्ष्म ऊर्जा के कारण ये सूक्ष्म स्तर पर ज्यादा काम करती है। अच्छा। यानी कि आप, अगर मैं कहूँ कि अगर मेरी बॉडी में जा रही है तो कहाँ जा रही है, आपके एनर्जी फील्ड में जा रही है। बायो एनर्जी जिसको हम मैग्नेट, हमारी जो एक इलेक्ट्रिकल बॉडी है हमारी, समझे ना, एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है हमारा, तो ये उस लेवल तक काम करती है। यानी कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एस्ट्रल, ये जितने हमारे जो सप्त शरीर जो हम कहते हैं, ये उस लेवल तक काम कर रही होती है। इसलिए रेकी का नियम क्या है कि अगर सूक्ष्म स्तर पर कोई भी चीज में ऊर्जा में परिवर्तन आता है तो उसका भौतिक स्तर पर उसका फर्क जो है वो साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। तो इसलिए रेकी में क्या होता है कि जब हम किसी को टच करते हैं तो फिजिकल लेवल पर यहाँ पे कुछ जा गया अंदर से, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हाँ। लेकिन सडनली उसको फील आएगा कि अब मैं ठीक हो गया जी, मैं तो वो अंदर से फील आता है उसको। तो क्या हम इसको ऐसा एक एनालॉजी के तौर पे ये कह सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए एक एलोपैथिक दवाई लेते हैं, उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं और एंटीबॉडीज कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से लड़ने की हमारे को शक्ति देती है। तो क्या ठीक इसी तरीके से रेकी एक ऐसी प्राण ऊर्जा का दूसरे तक माध्यम बनके ट्रांसफर करना है जो आपको और एनर्जाइज करके लड़ने की शक्ति देता है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। देखिए क्या होता है, कोल्ड से लेकर कैंसर तक हर बीमारी में इसका लाभ क्यों है मालूम है? हाँ जी। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज दैट फोर्स विच इज फाइटिंग? इट इज योर वाइटल फोर्स। करेक्ट। और वाइटल फोर्स को इम्यूनिटी भी कहते हैं, इम्यून फोर्स भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अच्छी जीवनी शक्ति प्रबल है तो अच्छा अब्जॉर्प्शन हो रहा है, अच्छा एलिमिनेशन हो रहा है, अच्छा, क्योंकि मेरी वोल्टेज अच्छी है बॉडी की तो मेरे सारे फंक्शन बॉडी के बढ़िया चल रहे हैं, सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, रीजनरेशन अच्छा हो रहा है जी। तो और लो अगर वाइटलिटी हो गई, हाँ। अगर आपके किसी गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, तो फिर लो एनर्जी मीन्स फिर माल अब्जॉर्प्शन, लो टॉक्सिक एलिमिनेशन
और लो सर्कुलेशन, तो धीरे धीरे फिर बॉडी टॉक्सिक और जाम होने लगती है। हाँ जी। तो हम उसको कहते हैं जी अब ये बीमारी में आ गया, या आप और क्या एनर्जी लेवल्स भी एनर्जी लेवल डाउन है जी इसकी, अभी यूँ हाँ समझ जी। लो, उसको भूख हाँ। कम लगने लग गई, हाँ। मोशन ठीक नहीं हो रहा है, उसको नींद अच्छी नहीं आ रही है, कुछ भी एनर्जी अच्छी फील नहीं हो रही है। करेक्ट। तो लोअर वाइटलिटी जो है वो बड़ी बीमारी मान के चलें, हाँ। और हायर वाइटलिटी नो डिजीज, क्योंकि सारे फंक्शन बढ़िया चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो रेकी क्या है, डायरेक्ट एनर्जी सप्लायर है, यूँ समझ लो आप। अच्छा। कि जैसे हम एक मोबाइल की बैटरी बुझती हुई जब बुझ रही होती है, हम तुरंत उसको चार्जर में डालते हैं, तो रेकी भी ऐसी ही है। मान लो एक आदमी 12-15 घंटा काम करके घर लौट के आ रहा है, और अगर उसको आधा घंटा रेकी दोबारा मिल जाए, वो फिर दोबारा 6-7 घंटे काम करने लायक बन जाएगा। इसका कारण क्या बता रहा हूँ, आदमी थकता क्यों है, थकावट किसको कहते हैं, कि बॉडी में एक सर्टन नर्वस सिस्टम का एग्जॉशन आया, एनर्जी लो हुई बॉडी की, क्योंकि खर्च हुई, और साथ में टॉक्सिक कंडीशन डेवलपमेंट हुई, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनी ब्लड में, तो उससे कारण भारीपन आने लगा। तो बॉडी चाहती है कि वो एसिड जो है निकले और नर्वस सिस्टम दोबारा जो एग्जॉस्ट हो गया वो रिकवर करे। तो अगर आपने रेकी कर दी और तो पूरे स्नायु तंत्र को रेकी मिलने से वो फिर से एक प्रकार से रिचार्जिंग मोड में आ जाता है, और वो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे वहां से खिसक खत्म होने लग जाती है, निकल जाती है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि ठीक आधा घंटा पौना घंटा अगर कोई रेकी दोबारा ले लें या खुद सीख कर खुद कर भी लें, तो उसके बाद वो और ज्यादा काम करने की योग्य बन जाता है। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं, ये आपने जैसे बताया बहुत साइंटिफिकली अलाइंड है कि कैसे हम एनर्जी के थ्रू किसी को भी बूस्ट कर रहे हैं या उसकी प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, मान लेते हैं कोई आदमी जिसको मेंटल, ये तो अभी आपने फिजिकल एलिमेंट की बात करी, किसी को कोई मेंटल इशू है, लेट्स से कोई आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, तो उस केस में भी रेकी के थ्रू उसका एनर्जी लेवल उसको डिप्रेशन से बाहर लाया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए क्या होता है कि डिप्रेशन जो वर्ड है ना, वो बेसिकली क्या है कि वो हमारे हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण भी है, और हमारे लो एनर्जी के कारण भी है। क्योंकि लो एनर्जी इसलिए हो गई और परिस्थितियां भी हैं, क्योंकि मैं कई महीनों से एक गलत थॉट को, नेगेटिव थॉट को लेकर मैं परेशान रहा, और उसके कारण मेरी एनर्जी धीरे धीरे डिप्लीट होती चली गई। तो जब आप रेकी किसी को करते हो ना, और कोई आदमी अगर सीख के खुद कर भी रहा है ना, तो आप देखोगे कि विद इन 3-4 वीक के अंदर वो उसमें से बाहर निकल के आने लगता है। हमारे पास तो ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। अभी मेरे पास में एक जयपुर से एक महिला आई थी जी। उसके परिवार ने कहा कि साहब ये लड़की जो है ना, इसने अपनी नस काट के यानी तो कूद के सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा जी। तो वो मेरे पास में थर्सडे को लेकर आए थे। अच्छा। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, अगर तुझे सुसाइड करनी है तो मंडे कर लेना, तो 2-3 दिन जरा मेरे कोर्स में आ जा, बस बाद में मरने से पहले थोड़ी अच्छी चीज सीख ले। मैंने ठीक बात है। तो मैंने ऐसे कहा, तो मंडे तक टाल डाल दे। नहीं, वो जिद पे थी, बोले आज ही करना है, मेरे को दुनिया में नहीं रहना, मैं अब चली जाऊंगी, ऐसे करके कहा। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, 3 दिन मुझे दे दे बस तेरे, मुझे और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। तो वाकई में जो 3 दिन के बाद संडे के दिन शाम को जो घर से घर गई जी, तो उसके बाद में वो इतनी जबरदस्त चेंज हो गई। अच्छा, यानी कि 2-3 दिन के अंदर अंदर कि धीरे धीरे वो 3rd लेवल कर गई, फिर मास्टर बन गई। मतलब माइंड पैटर्न पूरा शिफ्ट हो गया, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जी। तो देखिए क्या होता है कि आदमी सुसाइड क्यों करना चाहेगा, उसको लगता है कुछ होप नहीं है लाइफ में अब। करेक्ट, आप समझे ना, कहीं क्या करूं, क्या जाऊं, कोई उद्देश्य नहीं है लाइफ का, ऐसे। राइट। तो जैसे उसने रेकी में इस बात को जाना कि अरे मैं तो सुपर ह्यूमन पावर हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं सब कुछ चेंज कर सकती हूँ, और मैं लोगों को ठीक कर सकती हूँ, मेरे अंदर ऐसी ऐसी पावर है। तो जैसे ही उसको कॉन्फिडेंस अंदर आया और लगा कि अरे मैं तो कुछ भी लाइफ में चेंज कर सकती हूँ, तो बस वहां से आदमी को एक होप आनी शुरू हो गई, तो फिर वो आगे बढ़ जाता है, ये समझ लो। बहुत सुंदर। तो इसीलिए रेकी में यही कारण से आज तक जितने भी लोग आए ना डिप्रेशन वाले, वो सब ठीक होते चले गए अपने आप में। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ। आपने इसमें स्पेसिफिकली मेंशन करा, जैसे जो कि शास्त्र भी बोलते हैं कि हर कोई किसी को वो इनर्ट पावर्स के साथ भेजा है, मतलब हर किसी के अंदर वो परमात्मा है, जिसको हम बोलते हैं
बी इनसाइड। कोई भी आप ले लीजिए, आप गीता की बात कर लेते हैं, हम सनातन धर्म की बात कर लें, किसी की भी, तो आपने जिस पर्टिकुलर चीज़ की बात करी कि एक इंसान जब रेकी करना शुरू होता है तो उसको रियलाइज होता है कि भाई मेरे अंदर वो शक्तियां हैं, वो सुपर ह्यूमन पावर है। तो क्या हम ये भी ऐसा होता है कि रेकी एक आदमी के लिए मोक्ष का पाथवे बन जाता है, रियलाइजेशन का? हाँ जी, हाँ जी। देखिए क्या होता है कि पहली बात तो आपको ये रिकॉग्निशन जब होती है कि आज मेरे अंदर इतनी सुपर पावर, एक ऋषि मुनि की तरह, कि आज मैं किसी को टच करूं और एक एनर्जी जाकर उसको आराम दे रही है, ठीक कर रही है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकाल रही है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन, रिलैक्सेशन माइंड को दे रही होती है। करेक्ट। पहली बात। फिर दूसरी बात क्या होती है, आप हीलिंग कब करोगे? जब आपके अंदर प्रेम, दया, करुणा, मैत्री भाव आएगा तो करोगे ना भाई। बिल्कुल। आप क्यों किसी को आधा घंटा दोगे फालतू में? अच्छा, इवन मैं यूं कहता हूं कि, और वाकई में ऐसा हुआ है कि जहां परिवार में मालिक नौकर, पति पत्नी या सास बहू के बीच में जो एक थोड़ी सी जो नेगेटिविटी कई बार रहती है, तो अब सासू को अचानक घुटने के दर्द हुए, बहू ने कहा माँ जी मैं हीलिंग कर दूंगा आपकी, अब वो उसने 5-10 दिन हीलिंग करके उसको आराम दे दिया, तो अब ऑटोमेटिकली उनके दोनों के बीच में एक हार्मोनी डेवलपमेंट हो गई। अच्छा, यानी रेकी एक टूल है, एक टूल है। सास और बहू के। इवन नौकर, देखिए मेरे घर में भी नौकर कई बार हाथ जल जाता है उसका, तो हम कहते हैं इधर हम तेरी हीलिंग कर देते हैं, तो हमने तुरंत हीलिंग कर दी, तो उसको अपने मालिक के प्रति ऑटोमेटिक प्यार आता है कि मेरे मालिक मेरी केयर कर रहा है, ये जो भाव आता है। तो रेकी का सबसे बड़ा तो एक यूं समझिए कि इस लेवल पर ये तो चेंज आता ही है, लेकिन अब रेकी का जो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप अपने आप को डेली टच करके अपने आप को एनर्जाइज कर रहे होते हो। डेली एक आधा घंटा करोगे तो आप अपने नजदीक आकर आप अपने एक एक अंग को प्यार करोगे तो ही करोगे ना, नहीं तो क्यों करोगे? ठीक बात है। आपको इतना समय क्यों निकालोगे? तो आप सबसे पहले यू आर लविंग योर ओन सेल्फ। देखिएगा ये सबसे बड़ा खूबी है। और जब आप सेल्फ लव और हीलिंग करते हो, और हीलिंग करते करते क्या होता है कि आपके अंदर जो है ना एक ऑटोमेटिक रिलैक्सेशन, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन का बढ़ना, ये सब ऑटोमेटिक घटने लगता है। इसके बाय प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं। राइट। और उसके बाद में फिर आपके अंदर दूसरों को हेल्प करने की एक अंदर से वो जब आपको पता चलता है कि भाई मेरे हाथों में एक पावरफुल हीलिंग एनर्जी है, मैं दूसरों को मदद कैसे करूं, तो आप है ना मरीज को ढूंढ रहे होते हो एक प्रकार से, यूं समझ लें आप कि जो मिल जाए दे रहा मैं तो हीलिंग करता हूँ। अच्छा। तो मेरा मानना ये होता है कि जिस दिन जीवन में किसी भी आदमी को बड़ा स्वाद मिलने लग जाता है ना, तो वो छोटे स्वाद से ऑटोमेटिक छूटने लग जाता है। बिल्कुल सही। ऐसे तो धीरे धीरे मैंने देखा कि लोगों के अंदर जो गुस्सा था, लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था, इमोशनल डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं अपने आप वो सब धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग जाती है, और ये बहुत बड़ा चेंज जो है ना आदमी के अंदर आने लगता है। देखिए सबसे एक इसमें मैं छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। जब आप बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक जो हम समझ रहे हैं रेकी इज ऑल अबाउट एनर्जी, और प्राण शक्ति से ऊर्जा पैदा हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि एनर्जी वर्क्स ग्रेट जिसमें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है आसपास। जैसे उदाहरण के तौर पे आप और मैं जितना मर्जी अच्छा खाना एक कूड़ेदान के पास खाएंगे तो हमारा उसमें पूरा का पूरा मन नहीं लग पाएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत डिपेंड करती है। तो क्या इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जब हम हील कर तो रहे हैं एक इंसान को, एक आदमी पूरी निष्ठा से माध्यम बन करके रेकी कर रहा है, बट दूसरा आदमी रोज रहता ही ऐसे एनवायरनमेंट में है जिस एनवायरनमेंट में उसका ऑरा हमेशा डिस्टर्ब रहता है, तो ये भी जरूरी है कि आपको अपना एनवायरनमेंट को भी बेटर करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होता है कि एनवायरमेंटल जो एनर्जी है ना, इसके ऊपर मेरे ख्याल से किसी भी मेडिकल साइंस में, चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा या कोई भी साइंस हो, शायद उसके ऊपर उतना ज्यादा इफेक्टिवली ध्यान नहीं दिया या काम नहीं हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन हर आदमी को या मेडिकल साइंस को भी समझना चाहिए कि एनवायरमेंटल इतना बड़ा जबरदस्त फैक्टर है कि आपका एक एक सेकंड आपका जो ऑरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो या तो किसी एनवायरनमेंट से एनर्जी प्राप्त कर रहा है या गंवा रहा है, शक हो रही है वास्तव में। बिल्कुल सही। तो आपके घर भी ऐसे हो सकते हैं, आपकी ऑफिस भी ऐसे हो सकती है। बिल्कुल। तो
हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब देखिए कि मैं मेरे पेशेंट को जब मैं डील करता हूँ तो मैं उसकी एनवायरमेंटल एनर्जी को जरूर मतलब चेक करता हूँ। उसका एक तरीका होता है हमारे पास कि भाई तेरी घर की एनर्जी कैसे मुझे जाननी है। तो कारण क्या मालूम है, मैंने उसका खान पान ठीक कर दिया, मैंने उसके माइंड को ठीक कर दिया, मैंने उसको रेकी भी सिखा दी और वो मंत्र जाप ध्यान भी कर रहा है मान लो, लेकिन घर उसका एनर्जी सकर है। करेक्ट। यानी कि घर में उसके ऐसे नेगेटिव चीजें पड़ी हुई है, घर का वास्तु बड़ा गड़बड़ हो गया है, जियोपैथिक स्तर की जमीन से आने वाली कुछ एक नेगेटिव एनर्जी होती है, रेडिएशन के प्रभाव में हर पल वो वहां रह रहा है, घर का हवा मंडली बहुत नेगेटिव है, यहाँ उसके घर में क्लटर बहुत ज्यादा है, जहाँ एनर्जी ब्लॉक हो रही है। और यानी तो घर इस ढंग से बना हुआ है कि वहाँ एनर्जी ना हवा पानी धूप प्रॉपर आ रही है, या सीलन बहुत है उस घर में। तो ये सब जो बहुत सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। और रेकी की ये मतलब हीलिंग को कम भी कर देते हैं। नहीं, उसमें वहां पर क्या होता है, मैं टायर में हवा भर के भेज रहा हूँ और वो लीक हो जाके पंक्चर करके वापस आ रहा है। करेक्ट। तो इसीलिए कोई देखिए, किसी भी आदमी को मैं हमेशा ये कहता हूँ, मतलब मेरे स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि रेकी दुनिया में कितनी भी अच्छी होने दो, ध्यान कितना भी अच्छा होने दो, योग कितना भी अच्छा होने दो, लेकिन अगर रोग का कारण आपने पहचाना नहीं और निकाला नहीं तो आपकी बीमारी फिर दोबारा आएगी ही। ये उसका लॉ है। राइट। क्योंकि कॉज मेंटेन मीन डिसीज मेंटेन। तो अगर आपने अपना खान पान ढंग से नहीं सुधारा, आपने अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं की, आपने एनवायरनमेंट अपना नहीं सुधारा, तो रेकी भी आपको, तो रेकी कितने दिन काम नहीं कर पाएगी। वो 4 दिन काम करेगी, फिर वापस फिर वहीं के वहीं वापस आप। एक आपने चीज, जैसे कि हम एनर्जी पे बात कर रहे हैं और एक एनालॉजी उदाहरण के तौर पे कही कि जिस तरीके हम चार्जर लगाते हैं और वो चार्ज कर देता है। अब चार्जर तो कोई व्यक्ति लगाए, मैं लगाऊं, चोर लगाए, टेररिस्ट लगाए, सबका चार्ज होगा। फोन तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट रेकी जो है वो प्राण शक्ति से, और ऐसा शास्त्र भी कहते हैं कि जब आप प्राण शक्ति पे काम करते हो तो आज के युग में जहां चीजें बड़ी साइंटिफिक और लॉजिकल हैं और हम साइंटिफिक लॉजिकल चलते हैं, बट प्राण शक्ति पे आपकी प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या रेकी के लिए कि कोई आदमी सच में माध्यम बन सके, भाई कहने को तो 4 लोग हैं, सबके अंदर प्राण शक्ति है, हर कोई लेट्स से पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, बट जरूरी नहीं है कि हर आदमी जब स्पर्श करे तो दूसरे को हील कर पाए। तो इस प्राण शक्ति को हीलिंग के ट्रांसफर करने के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आदमी की प्योरिटी, सात्विकता, या इंसान को टेक्निक ज्यादा अच्छी आनी चाहिए? दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नहीं, देखिए क्या होता है कि शुरुआत में हम भी जब इस फील्ड में आए ना, तो हमें क्या लगता था कि आदमी को सात्विक होना पड़ेगा, आदमी को थोड़ा खान पान में भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये सब भ्रम हमारे टूट गए। अच्छा जी। क्योंकि हमारे कोर्स में बहुत बड़े बड़े गुंडे किस्म के लोग भी आए। अच्छा। जो डॉन के जिसको कह सकते हैं ऐसे। अच्छा। तो किसी ने ऐसे ही कहा कि ये लोग ऐसे ऐसे टच करके ठीक करते हैं, ऐसे करके सिखाते हैं, तो कोई आ गया ऐसे हमारे पास में, और उसने हमें धमकाया भी जब आया तो, कि अगर कुछ फालतू की चीज़ निकली ना तो तुझे यही गाड़ दूंगा मैं, इस तरह की धमकाया भी। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, तू बैठ ले, सीख ले, जो लगे कि कुछ नहीं है तो फिर गाड़ देना मैं, कोई बात नहीं। लेकिन वो सीख के जब गया तो उसको बड़ा अच्छा तो लगा, तो उसने क्या किया, घर जाकर सबसे पहले अपनी माँ के कोई प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया। अच्छा। वो माँ ठीक हो गई, उसको आराम मिल गया 15 मिनट में, वो बड़ा एकदम उछल गया, चौंक गया। फिर क्योंकि 2 दिन क्लास थी तो नेक्स्ट डे आया, उसने फिर बताया, तो फिर और उसको और मजा आने लगा, वो लोगों को ढूंढने लगा आसपास पड़ोस में, उनको ठीक करने लगा, मतलब कि तुम आ जा इधर, मैं तेरे को एक बार, मेरे हाथों में ऐसी पावर है करके। तो धीरे धीरे हीलिंग करते करते उसको इतना मजा आने लगा, क्योंकि जिसको तकलीफ होती है उसको आप आराम देते हो ना, और वो जब आपको दिल से दुआ और तारीफ करता है ना, तो उसका वो जो असर वो देखते जा रहा था ना, तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट हीलिंग में बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक पहुंच गया, मैं बता रहा हूँ कि उसने 3rd लेवल की, मास्टर लेवल की, मास्टर बन गया, और धीरे धीरे उसने वो सारा गुंडापन, वो गंदगी सब छोड़ दी। अच्छा। और वो आज वो रेकी मास्टर है आज वो। नहीं तो ये तो काबिल तारीफ है, बट इसमें मेरा अभी भी एक आश्चर्य क्वेश्चन ये है कि इससे तो जो आप बता रहे हैं, इससे तो ये प्रतीक होता है कि एक इंसान, मतलब अगर मान लेते हैं, यानी कि मैं समझना चाह रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं डेली बेसिस पे मैं तामसिक खाना खाता हूँ, लेट्स से मैं बहुत नॉनवेज खाता हूँ,
मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं टॉक्सिकेशन सिगरेट वगैरह सब पीता हूँ, तो भी मैं रेकी हीलर बन सकता हूँ? हाँ, देखिए इस पे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि हाँ। हमारे कोर्स में देखिए पूरे विश्व भर में आज करोड़ों लोग रेकी सीख चुके जी। हैं, जिसमें ईस्टर्न वेस्टर्न लोग भी हैं, है ना, हाँ। अमेरिकन भी हैं, यूरोपियन भी हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, बिल्कुल ठीक। एंड दे आर वेरी गुड हीलर। हाँ। और उनके ऊपर किताबें मिलती है। होता क्या मालूम है, जब वो रेकी में एंटर करते हैं ना, तो उस समय उनके गलत खान पान के कारण एनर्जी तो लो होती है। अच्छा। लेकिन जब वो एनर्जी, देखिए ये रेकी एनर्जी कैसी है मालूम है, कि खाली थोड़ा पाइप के साइज का डिफरेंस होता है, यूँ समझ लो। जैसे अगर मैं थोड़ी नेगेटिव लाइफ जी रहा हूँ, नेगेटिव खान पान कर रहा हूँ, हाँ। तो मेरा पाइप मान लो सिर्फ 10 इंच का ही है, तो एक अच्छा पॉजिटिव मेंटालिटी वाला आदमी का पाइप थोड़ा 15-20 इंच का होगा, मान लो। अच्छा, ज्यादा एनर्जी फ्लो करेगी। ज्यादा एनर्जी थोड़ी फ्लो करेगी, क्योंकि वो उसका ऑरा एक्सपेंडेड है ना, थोड़ा फैला हुआ है। इसका ऑरा थोड़ा स्ट्रिंक है, क्योंकि ये नेगेटिव सोचता है, खान पान नेगेटिव करता है, मान लो। तो लेकिन मजेदार बात रेकी में ये है कि चूंकि ये एक आपकी नेचुरल हीलिंग फैक्टर है, जो आंख नाक कान की तरह आपको गिफ्टेड है, मिली हुई है, आप जानते नहीं हो, इसलिए एक्टिवेट नहीं कर पाते हो। तो हर आदमी में ये ताकत है कि वो चाहे किसी भी स्तर पर हो, किसी भी लाइफस्टाइल को जी रहा हो, हाँ, अगर वो रेकी सीखेगा तो सीखते ही उसकी एनर्जी को वो एनहेंस करेगा ही, क्योंकि वो हीलिंग करने के लिए दया करुणा तो बढ़ाएगा ही, प्रेम अच्छा। तो बढ़ाएगा ही। और फिर धीरे धीरे रेकी करते करते मैंने ये देखा कि जितने भी रेकी में लोग, बाहर भी विदेशों के, आप जरा जाके सर्च कर लेना, मैक्सिमम लोगों ने नॉनवेज छोड़ दिया रेकी करने के बाद। तो अच्छा, मतलब शुरू चाहे जिस भी लाइफस्टाइल से आदमी कर सकता है, बट धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति अपने आप सात्विक हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, देखिए उसको रोशनी के बारे में जानकारी नहीं थी ना, वो तो एक सर्टन अंधेरे के बीच ही जी रहा था। तो जैसे ही उसको स्वाद मिलता है एक प्रकार से कि हम एक हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, हमें जितना हम शुद्ध रहेंगे, हल्के रहेंगे, प्यूरिटी के साथ रहेंगे, उतना ज़्यादा लोगों को मदद कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो इंटरनल इंस्पिरेशन मिलने लगता है और आदमी एक ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये हमने अनुभव किया इसके अंदर। तो आपको कभी ये नहीं लगता, आपकी बात सुन के, क्योंकि मेरा एक पर्सनल लगाव है, मेरा बैकग्राउंड भी है, फौज से मेरा लगाव है, आपको नहीं लगता है रेकी को हील करना एक मॉड्यूल हर सैनिक को सिखाना चाहिए? भाई अगर जो आदमी फ्रंट पे लड़ रहा है, लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मतलब छोटी मोटी चीज तो ट्रेनिंग के दौरान लगती रहती है, तो अगर आदमी खुद को हील कर सके तो क्या हम इसको टेक्निक के तरीके से नहीं देख सकते? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि एक्चुअली बचपन में स्कूल से भी बच्चों को सीखना चाहिए। क्यों, बच्चे भी गिरते पड़ते रहते हैं, खेलते कूदते, और चोट लग जाती है, तुरंत 5 मिनट के अंदर उसको आराम दिया जा सकता है। रेकी की ये खूबी है, बता रहा हूं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि अभी मान लो, देखिए रेकी में हमने ये आज तक अनुभव किया 30 सालों में, कि इमरजेंसी में रेकी जैसी कोई चीज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली। अच्छा, रेकी यानी आप कह रहे हैं इमरजेंसी में काम करेगी? सबसे पहले, सबसे ज्यादा बता रहा हूं। कैसे? लोगों का तो ये धारणा है कि जी ये इतनी स्लो है, ये एनर्जी कहाँ इमीडिएटली, अभी मेरे को मान लीजिए चोट लगा, नील पड़ गया, हाँ, नील पड़ गया, हाँ, अभी पेन कर रहा है, हाँ, तो कहेंगे यार ये नील से इमीडिएटली ये थोड़ा ना तुम्हारा हाथ का स्पर्श कर। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए क्यों आपको उस समय काम करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि ये डॉक्टर के पास जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। हार्ट अटैक क्या चीज है कि हार्ट अटैक में बॉडी का एक सर्टेन वोल्टेज रिएक्शन में खर्च हो गया, है ना, क्योंकि बॉडी को हार्ट अटैक में रिएक्शन करना पड़ा एक प्रकार से, वो उसको अपने आप को बचाने के लिए। कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई, आर्टरी ब्लॉक नहीं। बॉडी में क्या होता है, जब कोई एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज आती है ना, तो बॉडी का सारा डिफेंस मैकेनिज्म है ना, उसके अगेंस्ट में फाइट करता है। बिल्कुल करता है, ठीक है ना। तो वो फाइट करने में क्या होता है, हमारी एनर्जी लॉस होती है और अटैक में काफी एनर्जी चली भी जाती है। और अब आप समझो कि उसके बाद अब हम इंतजार करते कि डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन उसी समय कई लोग, जैसे आपने देखा कि हार्ट अटैक आते मर भी जाते हैं, और कई लोग हॉस्पिटल जाके वापस ठीक होके हुए जाते हैं। लेकिन अगर आपने उसी समय आपने उसके हार्ट पे या कहीं बॉडी पे रेकी कर दी, तो यूं समझो कि एक बुझती हुई मोबाइल की बैटरी चार्जर में डालती तुरंत वापस मोबाइल एक्टिव हो जाता है ना, बस यूं समझो वो आदमी एक्टिव होने लग जाता है। आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ? 50-100। देखिए ये सिर्फ मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर के आप जितने रेकी के अनुभव एक्सपर्ट्स हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनके अनुभव सुनोगे ना, ऐसे ऐसे चमत्कार तो नहीं है,
ये बेसिकली साइंस ही है कि लोग जानते नहीं थे कि आपके पास इमीडिएट चार्जर जैसी क्या चीज़ है जो आप किसी को दे सकते हो। तो आपके पास एक हीलिंग प्राणा एनर्जी है कि आप तुरंत एक मरते हुए आदमी को ऐसे अगर आप टच करते हो तो आप इमीडिएट एक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो उसको आप, और बॉडी में वोल्टेज मिलते ही बॉडी सबसे पहला काम क्या करती है, सर्वाइवल की तरफ वापस भागती है। बिल्कुल सही कहा है, बट मेरे को एक चीज जो अभी भी बार बार सवाल कर रही है, क्योंकि आपने बोला आदमी किसी भी अवस्था से हो, कैसा भी लाइफस्टाइल हो, वो रेकी कर सकता है। हाँ। वो बात अलग है, बाद में उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। अब मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि एक आदमी टेररिस्ट है, ठीक, अब टेररिस्ट के अंदर ना तो करुणा ना तो भाव इंसान की लाइफ के प्रति, तो एक टेररिस्ट कैसे रेकी कर सकता है? नहीं, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रेम, करुणा, मैत्री, ये सब देखिए, आप कोई चीज सीखना कब पसंद करते हो? हाँ। जब आपके अंदर थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल कोई एस्पेक्ट होगा तभी आप इसको सीख पाते हो। आज देखिए ना, अब इतने लाखों करोड़ों बिजनेसमैन हैं, वो आके रेकी सीखने का इंटरेस्ट लेते भी नहीं। वो कहते हैं हमें क्या करना है यार, हमें कोई हीलिंग थोड़ी करनी है, मान लो ऐसे, या हमें क्या करना है सीख के, तो होगी रेकी कोई। तो सीखता कौन है कि जिसके अंदर यार क्या चीज़ है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हाथों से वाकई में ऐसे टच करके ठीक होता है क्या आदमी, मैं भी कोशिश करता हूँ देखने। तो ये जो प्यास है ना, हर आदमी के अंदर नहीं होती, ये भी आपके अंदर एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कोई छुपा हुआ है, तभी आप इसकी खोज करते हो। कोई ना कोई बीज है, ऐसे ट्रिगर हुआ। हाँ, ट्रिगर हुआ। नहीं तो देखिए ना, हजारों बार रेकी बोला तो भी लोग तो सुनते तो है नहीं, पर सुनते तो वही है जिनके अंदर थोड़ी जमीन होती है। तो इसलिए ये स्पिरिचुअलिटी की जो बीज है ना, ये महात्मा लोग, सत्संग लोग डालते रहते हैं, जिसके अंदर जमीन होती है वो पनप जाता है तुरंत। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने बात करी कि रेकी का सारा फाउंडेशनल प्राण शक्ति है, तो बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी इंटेंस साधना में होते हैं, जिनका काम होता है जो अपनी प्राण शक्ति को ही कहीं ना कहीं पूरा उस पर काम करते हैं, उनकी प्राण शक्ति पे पकड़ होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी अपनी साधना की जर्नी पे है, तो वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, बट वो समहाउ ऑटोमेटिकली एक रेकी हीलर है ही है। हाँ देखिए, जो लोग भी प्राण ऊर्जा पे काम करते हैं ना, हाँ। उनके चक्रा और उनका ऑरा और उनके सारे स्नायु तंत्र इस हद तक संवेदनशील होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो है एक प्रकार से हीलर ही बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास बैठते ही आपको लगता है कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आ रही है, हाँ। यूं ऐसे। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि कोई भी आदमी अगर इस तरह से अपने आप को विकसित कर रहा है तो उसको वो हीलर का लाभ मिलता ही है। इसलिए मैं लोगों को मैं ऐसा कहता भी हूँ कि आप जब बीमार होते हो तो आप तो हॉस्पिटल भागते हो भाई, ठीक है, एक दिन भाग गए कोई बात नहीं, फिर बाद में तो उधर भागो ना, वो सत्संग देने वाला जो आदमी है, हाँ। जिसके पास एनर्जी, उसके पास भागो ना, उससे एनर्जी मिलेगी। वहां तो तुम्हें एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। देखिए हॉस्पिटल के में जाते ही वहाँ डिप्रेसिव एनर्जी है, हाँ। क्योंकि हर आदमी दुखी होके गलत वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है बेचारा, हाँ। है ना, दुखी है, लेकिन ऊर्जा कहाँ पर है, वहां पर है। तो मैं लोग कहता हूँ जब आप बीमार होते हो तो जहां ऊर्जा है उसकी तरफ भागो, नेचर की तरफ भागो, मंदिर की तरफ भागो, एक अच्छे साधु संत आत्मा की तरफ भागो, एक पेड़ पौधों के साथ भागो, नदी के पास भागो, समुद्र के पास भागो, संगीत के पास भागो, नृत्य के पास भागो। तो जीवन यहाँ पर है वास्तव में जी। तो लोग इस तरफ भागते नहीं है। स्वाभाविक है लोगों का, मतलब हाँ। जब तक आदमी, वो कहते हैं कि मतलब ऐसा देखा गया है कि आदमी को एक जैसा पर्सपेक्टिव बन चुका है, वो उसी पर्सपेक्टिव में ढल चुका है, वो खाली हॉस्पिटल भाग रहा होता है बस। तो अभी अगर मान लेते हैं एक आदमी ऑलरेडी मान लेते हैं जो सात्विक है, जिसका प्राण शक्ति पे पकड़ है, तो क्या उसको रेकी सीखने के लिए कोई बहुत बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट है, या ये कुछ ही मिनटों में समझी जा सकती है? बहुत जल्दी पकड़ लेगा, क्योंकि कारण क्या होता है, उसके जो एनर्जी जंक्शन सेंटर्स वगैरह सब ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं, उसको तो थोड़ा सा इशारा करने की जरूरत होती है, तो वो तुरंत पकड़ लेगा और तुरंत उसको हीलिंग करना शुरू कर देगा। मतलब लेकिन जनरली क्या होता है, मैंने देखा कि जितने भी जो आध्यात्मिक प्रगति के जो लोग होते हैं ना, मार्ग के लोग, वो इस तरह की हीलिंग प्रोसेस में कम ही उतर पाते, मैंने देखा। अब देखो ना, अभी जैसे रामकृष्ण परमहंस है, के भगवान बुद्ध है, के महावीर है, इन्होंने थोड़ी कोई बैठ के किसी को तुझे मैं हीलिंग करता हूँ, ऐसे कभी कहा ही नहीं, और न बातें करते। बट कहीं ना कहीं देखा जाए, उन्होंने अपने प्रवचनों से लोगों को हील तो करा ही नहीं। प्रवचन नहीं, उनका ऑरा ही इतना जबरदस्त प्रबल था, ऊर्जा का स्तोत्र था कि उसके पास बैठने से ही आदमी हील हो जाता था। बिल्कुल ठीक बात। तो उन्होंने पर्सनली लेवल पर कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं लोगों को हील करूं जी, ऐसा बोलते ना,
तो संत महात्माओं की बस ये थोड़ी सी वो तो अब जैसे रेकी एक आपकी अंदर की पावर है, ठीक, तो क्या डिफरेंस है, अगर मैं बड़े सटीक शब्दों में समझना चाहूं आपसे, आपके अकॉर्डिंगली व्हाट डू यू फील, जिसको एक हम बोलते हैं सिद्धि, सिद्धि भी यही होता है कि आप अपनी इनर्ट पावर्स को कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में निकालते हैं। भाई अब आप हाथ से किसी को कर रहे हैं तो आप इसको एक टाइप की सिद्धि नहीं बोलेंगे? नहीं, देखिए देखिए मुझे पहले पता तो नहीं था, लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान में आने के बाद मुझे जो सबसे पहली जानकारी मिली और जिससे मेरा दिमाग खुला, और मैं आज वो दिमाग लोगों का भी खोलना चाहता हूँ, वो क्या मालूम है, हर ह्यूमन बीइंग इतने सारे नेचुरल साइकिक पावर के साथ पैदा हुआ है कि उसको भगवान से मांगने की जरूरत ही नहीं कुछ भी। पहली बात, रेकी एक नेचुरल गिफ्टेड पावर है। थोड़ा सा एक पर्टिकुलर एक क्रिया जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि वो सुसुप्त अवस्था में है, आपने कभी सोचा नहीं, लेटेंट में पड़ी है, हाँ। तो थोड़ा उसको एक सर्टन एनर्जी के कुछ वो बोलते हैं ना क्रियाएं करनी पड़ती, तो 5-10 मिनट की क्रिया होती है, उससे फिर वो एक्टिव होने लग जाती है। इसी तरह हर आदमी में टेलीपैथी होती है। He can transfer his healing energy and thought to anywhere in the world में, क्योंकि एक सेकंड में उसकी ऊर्जा कहीं भी जुड़ जाती है। ये उसका नेचुरल पावर है। आदमी के अंदर पावर ऑफ इंट्यूशन होती है, यानी कि अंतर प्रेरणा के माध्यम से वो यूनिवर्सल विजडम से कई डिफरेंट नॉलेज को गेन कर सकता है। और हर आदमी में थर्ड आई होती है, यानी कि वो आंख बंद भी कर ले तो नॉर्मल आंख से ज्यादा देख सकता है। तो अभी टीवी पे आपने देखा होगा, लोग बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके बहुत किताबें पढ़ लेते हैं, कई तरह के काम कर लेते हैं, और हमने भी करीब 20-22 हजार बच्चों को हमने भी सिखा दिया, ये सब चीजें करवा दी हमने भी। अच्छा। तो मतलब ये हमें पता चला कि थर्ड आई जो है वो, जिसको पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, वो नेचुरली ऑलरेडी हर एक के अंदर होती है, सिर्फ जानता नहीं है, इसलिए कभी उसको छेड़ता नहीं है। मैं सिर्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए जो। अच्छा, और हमने तो करवा के बता दिया कि भाई ये देख लो तुम्हारे अंदर है। फिर आदमी में अंदर सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है, आदमी के अंदर जो है एस्ट्रल ट्रैवलिंग की ताकत है, यानी कि ट्रैवल टाइम ट्रैवल कर सकता है। आदमी के अंदर क्या कहते हैं, कुंडलिनी एक्टिवेट करने की पावर है, आदमी के अंदर विजुअलाइजेशन की पावर। आपने एस्ट्रल की बात करी, तो आप शायद बहुत सारे लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराते हैं, यानी कि पुनर्जन्म। तो पहला तो ये है कि जी पुनर्जन्म में एक आदमी इस अवस्था में बैठे बैठे अपने पुनर्जन्म को देख सकता है। तो सवाल ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपने पुनर्जन्म को देख सकता है, या इसके लिए एक सेट स्टेट ऑफ माइंड चाहिए? नहीं, देखिए, अगर कोई आदमी सपना देखता है ना, हाँ, तो वो बियॉन्ड बॉडी माइंड के तो जा रहा ना कहीं किसी एस्ट्रल वर्ल्ड में, हाँ, तभी तो सपना देख पा रहा है। तो जो भी व्यक्ति सपना देख सकता है वो पास्ट लाइफ देख सकता है, सीधा हिसाब है। बट सपना तो अगर देखा जाए, इट इज मोर अबाउट योर थॉट में जो फोटोग्राफिक मेमोरी से थॉट बनता है। जैसे मान लीजिए मैं जिस चीज का चिंतन करता हूँ पूरा दिन, वो कहीं ना कहीं मेरे सपने में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बड़ी सुंदर बात है, इसका एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। जैसे आप बागेश्वर धाम है, आपने देखा है, वो कहता है कि जी वो आपकी पर्ची तब निकलेगी जब आपको सपने में वानर दिखाई देगा। अब देखिए, मैंने आपको एक साइकोलॉजिकली थॉट दे दिया, ये तो ये अमूमन है कि आप जब उसका थोड़ा बहुत भी चिंतन करेंगे तो आपको 1 या 2 दिन में सोते वक्त वो वानर आ जाएगा। ऐसे ही सपना, तो जो हम थॉट्स को एक्यूमुलेट करते हैं पूरे दिन में, जिस बात का चिंतन कर रहे हैं, तो सपना तो उसका आता है। मैं यहाँ पे सपने का थोड़ा अलग ढंग से विवरण कर रहा हूँ। हाँ। सपना देखने का मेरा मतलब क्या है कि आप जब बॉडी माइंड को ढीला छोड़कर आप किसी और जगत में जाकर कुछ और देख रहे होते हो, तो वो देखने वाला कौन है? अंदर एक इनर आई तो है ना। भाई मैं सोया हुआ हूँ, मेरा माइंड सो गया, मेरा शरीर सो गया, लेकिन समथिंग, चाहे वो अंदर के माइंड को भी रीड कर रहा हो सपने में, पर देखने वाला अंदर कोई है ना आपके अंदर, जिसको हम सिक्स सेंस भी कह सकते हैं, या इनर आई भी कह सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे सपने का मतलब क्या है, वो नहीं है कि सपना क्या देखता है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि हर जो भी आदमी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में अगर वो सपने जगत में जा सकता है, जो वो भी एक जगत है समझो, तो उसी तरह पास्ट लाइफ भी हर आदमी जा सकता है। कारण क्या है कि पास्ट लाइफ में शरीर और मन को थोड़ा ढीला छोड़ना होता है, तो हमारी चेतना जो है ना बाहर निकल के एक डायमेंशन में ट्रैवल करने लग जाती है। सपने में फर्क क्या है
कि सपने में आप रैंडमली कहीं पर भी इधर उधर जा रहे होते हैं, आप कंट्रोल्ड नहीं है वहां पे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप एक प्रकार से उसी डायमेंशन में आप भी जा रहे होते हो। फर्क इतना होता है कि यहाँ पर आपका एक गाइड साथ में होता है जो आपको लेके जाएगा कि भी कुतुब मीनार ही दिखाना है, लाल किला ही दिखाना है, ऐसा होता है ना। नहीं, बट इसमें मैं एक छोटी सी चीज आपको, जैसे आपने स्वप्न की बात करी, तो स्वप्न तो देखा जाए तो इट इज नॉट अ रियलिटी ना, ये तो मेरे ख्याली पुलावों का एक मैनिफेस्टेशन है, जिसको बड़ा सुंदर, जब अष्टावक्र ने भी राजा जनक को बोला कि भाई मैंने सपना देखा, तो जब उन्होंने बोला भाई मुझे जानना है, तो उन्होंने कहा ना ये भी सच ना वो भी सच, तो स्वप्न भी झूठ है। तो हम स्वप्न को पास्ट लाइफ से कैसे नहीं, मैं ऐसा कहता हूं कि अगर कोई भी, मतलब मैंने इसका कंपैरिजन स्वप्नों का क्यों दिया बता रहा हूं। हाँ। कि अगर कोई आदमी बॉडी माइंड को ढीला छोड़कर एक अलग जगत में जाकर प्रवेश कर सकता है, मतलब कुछ भी वो क्रिएटिवली ट्रांसस्टेट में मैं इसको ट्रांसस्टेट कहीं भी ट्रांसेंड कर सकता, ट्रांसेंड कर रहा है, तो पास्ट लाइफ में जाने की क्षमता भी हर व्यक्ति में होती ही है। ये कैसे पता लगेगा? मान लीजिए आपने मेरे को पास्ट लाइफ में ले गए, हाउ डू आई वेट कि मैं एक्चुअल में अपने पास्ट लाइफ में हूं? ऐसा भी तो हो सकता है कि एज अ गाइड, मैं एक बार कंप्लीट करता हूं, एज अ गाइड आप मुझे ट्रैवल करा रहे हैं और मेरी मानसिक स्थिति ये है कि मैं उस स्थिति में आपके साथ ट्रैवल कर रहा हूं। ऐसा होता भी है, हम बड़ी सारी ऐसी हीलिंग भी करते हैं। अब ट्रैवल करते हुए जो गाइड दिखाना चाहते हैं वो दिख रहा है, बट ये कैसे वेट होगा कि वो मेरी ही पास्ट लाइफ है? हाँ, देखिए क्या होता है कि हम लोग भी पास्ट लाइफ में ले जाकर उसको कंफर्म करने के लिए ही हम लोग वास्तव में पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। कारण क्या होता है, जैसे ही कोई व्यक्ति पास्ट लाइफ में जाता है ना, तो सबसे पहले तो वो अपने नॉर्मल जो अभी उसका जो पर्सनालिटी है, अभी नॉर्मल जो उसका काम धंधा, उससे हटकर वो बिल्कुल अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनालिटी में देख रहा होता है। अब एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो कॉमन फैक्टर आता है ना, कॉमन क्वेश्चन हर एक का आता है कि क्या हम कैसे मान लीजिए हम वो सच था कि झूठ था, ऐसा होता है ना, और मेरा माइंड का प्रोजेक्शन तो नहीं था कहीं। तो उस चीज को हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि देखो, अधिकतर लोग जो पास्ट लाइफ में जाते हैं ना, जो आप मेरी वीडियो में भी आप देख लेंगे वहां पर, कि कई लोग औरत के रूप में अपने आप को देखते हैं, और औरत के रूप में पहली बात, क्या उनके माइंड में इतनी गहरी छाप थी, हे भगवान मुझे औरत बना देना किसी जन्म में, मान लो, पहली बात। दूसरी बात, फिर वो अपने आप को एकदम गरीब भिखारी किसान के रूप में देख रहा होता है। तो भाई राजा देख लेता, कोई अच्छा जमींदारी देख लेता, लेकिन तू अपने आप को एकदम भिखारी किसान के रूप में देख रहा है, और साथ साथ में ये भी देख रहा है कि तुझे लोग टॉर्चर कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं तुझे, मान लो। तो ऐसा देखने की क्या शौक थी, तू और कुछ देख लेता भाई, मान लो। तीसरी बात, आप इस जन्म में एक अच्छे हिंदू है, कट्टर हिंदू है आप, लेकिन अगले जन्म में आप ठीक अपने आप को एक मुस्लिम कंट्री में अपने आप को मुसलमान के नाम से देखते हो आप। तो क्यों भाई, आपको मुस्लिम के प्रति इतना प्यार था कि आप चाहते थे भगवान मुझे किसी जन्म में मुसलमान जरूर बना देना। तो ये इस तरह की जो डिफरेंसेस हम देखते हैं ना। अच्छा, फिर कई बार हम देखते हैं कि वो बिल्कुल एकदम वेस्टर्न कंट्री का आदमी है, और उसकी पूरी जो वो नाम बता रहा है, जो कल्चर बता रहा है, परिवार बता रहा है, वो सब बिल्कुल एकदम उससे हटकर है, जो अभी इस जन्म में उसके पास दूर दूर तक भी नहीं है। तो इस तरह की चीजें जब हम देखते हैं, और साथ में ये भी देखते हैं हम लोग कि वो कहीं पर खुद किसी को अत्याचार कर रहा है, या कई बार वो एक महिला के रूप में था तो वहां पर उसका कोई रेप हो रहा है, या किसी ने मर्डर किया उसको तलवार से उसको मार दिया। तो ये जब आप ले जा रहे होते हैं, आप उससे पूछते हैं और वो आपको इंसान बताता है? हाँ जी, नहीं वो बिल्कुल, देखिए क्या होता है, आपकी चेतना, देखिए सबसे पहली बात, हर आदमी को क्या समझने मालूम है कि शरीर के लिए भौतिक स्तर पर हमारे लिए टाइम स्पेस और गैप है, समझे ना, लेकिन चेतना के स्तर पर देयर इज नो टाइम स्पेस एंड गैप। बिल्कुल ठीक। यानी कि हजारों जन्म भी इधर ही है, हजारों फ्यूचर भी इधर ही है, टाइमलेसनेस स्थिति में हम लोग हैं वास्तव में। तो जैसे हम उसको देखिए, जैसे हम गाइड करते हैं और वो भी इंटेंशन करता है ना, देखिए वेयरएवर में इंटेंशन और माइंड गोज, एनर्जी गोज देयर, ये सिंपल सा लॉ है। तो जैसे ही वो, जब हम उसको एक ट्रांस स्टेट में हम जब उनको गाइड करते हैं कि यू हैव टू गो टू फर्स्ट पास्ट लाइफ, तो वो फिर 1800 या 1900 की ईस्वी में जाएगा,
अच्छा। अगर मैंने उसको कहा कि नो गो 1500 ईयर्स की उसमें जाओ एज में, हाँ, तो वो फिर उसी में जाएगा। अगर मैंने कहा नहीं 1000 साल पहले के उसमें चले जाओ। तो ये जो आप बता रहे हैं, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाने के लिए आपको किसी को हिप्नोटाइज करना होता है? नहीं, देखिए हिप्नोटाइज बेसिकली हिप्नोटाइज में भी ट्रांस में ही लेके जाते हैं, ओरिजिनली उसको कॉन्शियस माइंड को क्लोज कर देते हैं, लेकिन ये हिप्नोटिक टेक्निक नहीं है बेसिकली। अच्छा। ये बेसिकली डीप रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ योर माइंड है, यूँ समझ लो। देखिए क्या होता है, आप भी चूंकि इस विषय के जानकार हो, कि जहां हम कल्पना में उलझने लग जाते हैं, हमारा चेतन मन ऑटोमेटिकली कट होने लग जाता है। तो इसमें एक इस तरह की डीप रिलैक्सिंग टेक्निक और विजुअलाइजेशन की टेक्निक का सहारा लिया जाता है, जिसमें उसको ऐसा एक फील आता है कि मैं कहीं धरती से कहीं दूर चला जा रहा हूँ, ऐसा होता है ना। तो उस तरह के ही वो डायलॉग या समझो गाइडेंस उनको दी जाती है। अच्छा। तो उसके बाद में वो सडनली जब वो ट्रांस स्टेट में चला ऐसी जगह पहुंच जाता है, तो वहां पर फिर जब हम उनसे इंक्वायरी करने पूछना शुरू करते हैं कि भाई तू कहाँ खड़ा है, तुझे क्या पहना है, तेरे शक्ल कैसी है, तो आप जरा सोचो कि लोग जो है अपने आप को बिल्कुल भद्दा काला सा कलुटा आदमी की तरह बता रहे होते हैं। अच्छा। तो भाई तू इस जन्म में इतना गोरा चिट्टा आदमी है और तू अपने आप को पिछले जन्म में काला कलुटा अफ्रीकन बता रहा है। ऐसा तो नहीं कि भाई तेरे अंदर मन में कोई प्यास थी कि भगवान। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो पास्ट लाइफ जब करने के लिए आ रहा था, रास्ते में बहुत सारे काले लोगों से मिलता हुआ आया हो? नहीं, वो तो इंडिया में रह रहा है, पर तो मैंने ऐसे लोगों को देखा, मैंने लोगों को अफ्रीकन होते हुए देखा, लोगों को मैंने चाइनीज रूप में देखा। तो इस तरह से नहीं, इसमें मेरा एक मतलब अंदर से बड़ी जिज्ञासा ये हो रही है जानने की, एक आदमी को पास्ट लाइफ में जाने की से क्या लाभ होता है? देखिए लाभ क्या है? देखिए लाभ ये होता है कि आप आज अपना जीवन जो जी रहे हो ना, आप बहुत क्षुद्र छोटे से दायरे में अपने आप को घोड़े की नाल की तरह देख के चले जाते हो और आप समझते हो बस जीवन इतना ही है। लेकिन जब आप विहंगम बोलते हैं ना, एक बर्ड आई व्यू की तरह, आप सैटेलाइट की तरह सारा जीवन ऐसे पास्ट भी फ्यूचर भी आप ऐसा देख कर आते हो ना, तो वो जो आपको एनलाइटन करता है, वो जो आपकी आंख खोलता है, वो जो आपको जीवन की रियलिटी के साथ जोड़ता है ना, ऐसा संसार का कोई भी ग्रंथ और कोई भी गुरु तुम्हारी आंखें नहीं खोल सकता। क्यों मालूम है? आप पूर्व जन्म में जाकर जब आप देखते हो कि यार मेरी बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी थी और मेरी जात पात भी अलग थी, मैं ऊंच नीच मतलब इस जन्म में मैं ब्राह्मण अपने आप को कह रहा हूँ और पिछले जन्म में मैं तो हरिजन था मान लो। तो फिर आपको सबसे पहले बात तो आपको वो देखकर ऐसा महसूस होता है, और फिर आप 70, 80, 90 साल में मरते हो, फिर आप देखते भी हो कि लोगों ने मुझे जलाया या गाड़ा, फिर आप देखते हो कि मेरी एक चेतना अपने शरीर से मुक्त होकर बाहर निकली, उसका कलर भी देखते हो आप, तो सोल का कलर भी होता है, तो वो कलर आप देखते हो कि मेरी सोल ऐसे निकली। तो फिर उसके बाद मैं 100 साल जनरली मैं हर आदमी को पास्ट में ले जाने के बाद 100 ईयर्स आफ्टर भी लेके जाता हूँ, फ्यूचर में भी। हाँ, फ्यूचर टाइम ट्रैवल। हाँ, फ्यूचर टाइम ट्रैवल जिसको फ्यूचर प्रोग्रेशन कहते हैं। तो फ्यूचर में देखिए मैंने क्या बताया, पास्ट और फ्यूचर सब इधर ही है, बस सिर्फ आपका। करेक्ट, वो ठीक है। हाँ, कि वो तो जे कृष्णमूर्ति बड़ा सुंदर कहते हैं कि नाउ इज द पास्ट, नाउ इज द प्रेजेंट। तो फ्यूचर में जब 100 साल के बाद जाता है ना, अब यहाँ पे और मजेदार बात क्या मालूम है कि वो यहाँ पर और अलग जात पात में, अलग नाम, अलग परिवार, अलग काम धंधा, वो सब जब देखता है और अलग शहर में अपने आप को देखता है, तो फिर उसके सामने अब 3 जन्म आ गए। तो 3 जन्म में क्या देखता है यार कि इस जन्म में मेरा नाम अलग था, इस जन्म में मेरा और नाम हो गया, अलग जात पात हो गई, अलग जन्म में फिर दूसरे आगे 100 साल के बाद मैं बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो वो इस बात को समझ जाता है कि आई नेवर डाई। नहीं, तो मेरा ना एक फ्यूचर वाले में एक बात समझनी है। आपने कहा फ्यूचर टाइम ट्रैवल, आपने कहा 100 साल, तो वो 100 साल ही क्यों है? आप फ्यूचर, कोई आपको कही थी फ्यूचर टाइम ट्रैवल मुझे 5 साल बाद मैं करता हूँ ना। देखिए मैं जनरली जब पास्ट लाइफ में लेके जाता हूँ ना, तो मेरे 5-6 एरियाज होते हैं। हाँ। पहला तो मैं फर्स्ट पास्ट लाइफ में लेके जाता ही हूँ ताकि वो एकदम अलग पता चले उसको। फिर बाद में मैं 100 साल के बाद लेके जाता हूँ, और उसके बाद में लेके जाता हूँ 2000 मतलब 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, जैसे 2029 में लेके जाता हूँ। अच्छा। फिर 2034 में लेके जाता हूँ, यानी कि अभी 2024 चल रहा है, तो 2034 में लेके जाता हूँ,
और फिर वहां 10 साल बाद वाला फ्यूचर दिखाता हूँ। नहीं तो इसमें कितना समय लगता है किसी को ले जाने में? नहीं, 1 घंटे के अंदर पूरी यात्रा तो- कर लेता है। तो ये मैं बैठे बैठे यहाँ यात्रा कर सकता हूँ? नहीं, 1 घंटा लगता है ना उसमें। नहीं तो 1 घंटे की अगर यात्रा करना शुरू करें? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी, देखिए हमारे पास लोग आते हैं इसी पर्पस के लिए कि किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को और कुछ आगे बिजनेस क्या करना है, जो भी। तो जिन लोगों ने, देखिए अभी मैं भी कनाडा से आया अभी 1 महीना पर पहले, तो वहां पर मुझे एक मेरा स्टूडेंट मिला 15 साल पुराना। उसने कहा, सर आपने मुझे 2005 में पास लाइफ कराई थी। तो उस समय आपने मुझे पास लाइफ में दिखवाया था 5 साल के बाद का भविष्य, जिसमें फ्यूचर मैंने 2008 में देखा अपने आप को कि मैं कनाडा में हूँ। तो सर मुझे एकदम विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बाहर जाने का न तो कोई भूत था और न मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट था और न ऐसी कोई सिचुएशन भी थी बोले। तो उस समय मैंने सोचा देख लिया होगा, ऐसे ही होगा मान लो, तो मैंने कोई केयर नहीं की उस बात की। लेकिन सर अचानक 2008 में ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि मेरी पूरी फैमिली कनाडा में आकर यहाँ सेटअप हो गई है और मैं अब 15 साल से सर मैं यहाँ पर हूँ अब मैं। तो बोले कि सर उस समय आपने जो दिखाया था वो वाकई में सच निकला। तो इसी तरह किसी ने अपने बच्चों को, जैसे किसी ने अपने बच्चों को है ना, जैसे डॉक्टर बनते हो देखा, मान लो कि भाई 5 साल के बाद देखा मेरा बेटा दूसरा हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो वाकई में वो फिर वो डॉक्टर नहीं। तो इसमें जब आप फ्यूचर टाइम ट्रैवल कराया तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टनेस कितनी है? 100%। अभी तक तो 100% है मेरी। नहीं, बट इसमें मेरा ना एक बार सवाल आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा चीजें, क्योंकि ना आध्यात्मिक, आपको ये नहीं कहीं ना कहीं लगता कि ये लोगों को फ्यूचर टाइम ट्रैवल कराना अधर्म है? नहीं, देखो मैं बताता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक बार कंप्लीट करना चाहूंगा कि आप अगर किसी को फ्यूचर टाइम ट्रैवल करा रहे हैं तो आदमी जो सबसे इम्पोर्टेंट कर्म प्रधान हम युग में रहते हैं, तो आदमी कहीं ना कहीं कर्महीन हो जाएगा। क्योंकि आदमी लेट्स से जिसका मान लेते हैं एक अटर कन्विक्शन बन गया रेकी पे, देखिए जिसका नहीं बना तो आपने ट्रैवल भी कराया और मान लेते हैं वो करेक्ट है, बट वो कहेगा अरे यार ये पता नहीं क्या है, छोड़ो ना, ऐसी पता नहीं क्या दिखा दिया। बट मान लेते हैं जिसका कन्विक्शन बन रखा है, आपने फ्यूचर टाइम ट्रैवल कराया और उसने कुछ देख लिया, तो वो तो कर्महीन हो जाएगा, वो तो कहेगा जी मैंने देख ही लिया। हाँ, इसमें क्या है उज्ज्वल जी, मैं बता रहा हूँ आपको जी, कि जो व्यक्ति हमारे पास आता है ना, हाँ, वो एक पर्टिकुलर इश्यू को लेकर आता है। अच्छा, कि साहब मेरी शादी हो रही है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक है क्या? हाँ, है क्या? योग है या नहीं? योग है नहीं, देख लो। साहब मेरे बच्चे नहीं हुए अब तक, है क्या संतान, देख लो। साहब मेरे दोनों बच्चे का भविष्य देखना चाहता हूँ बस, कि वो कहीं सेटअप हुए कि नहीं, होने वाले ऐसे। तो जनरली पहली बात तो क्या होती है कि जब हम फ्यूचर में लेके जाते हैं ना, तो हम उनको एक टोटल फ्यूचर में लेके नहीं जाते हर एक वस्तु में, हम उनका एक पर्टिकुलर इश्यू को लेकर जाके बता रहे होते हैं और दिखा के वापस आ जाते हैं। अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा क्या दिखाते हैं कि भाई उसका बिजनेस जॉब में क्या चेंज आ गया, उतना वो, क्योंकि वो हर एक को जानने का शौक होता है। ठीक है, अच्छा। और या माँ आती है, बच्चे तो बाप आते हैं, तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर देखना पसंद करते हैं कि भाई उनके आगे जाके 10 साल के बाद क्या करने वाले हैं, ऐसा होता है ना। तो वो चीज़ हम दिखा देते हैं। तो क्यों ये अधर्म नहीं है, ये क्यों गलत नहीं, मैं बता रहा हूँ इसका कारण कि कई बार देखिए क्या होता है कि एक माँ बाप के अंदर एक चिंता जो चल रही होती है ना, कि कल ये मेरा बच्चा जो है कल क्या करेगा। अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे पास कई बार है ना स्लो माइंड वाले भी बच्चे आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो माँ बाप को चिंता क्या होती है कि अभी आगे जाकर क्या करेगा, शादी होगी नहीं होगी, ये कुछ धंधा पानी करेगा नहीं करेगा, ये हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, हम तो कल चले जाएंगे तो यहाँ से। तो बाद में जाकर वो देखते हैं कि वो बच्चा ठीक हो गया है। अच्छा, मतलब 2029 में जाकर देखा कि उनका बच्चा ठीक हो गया है और वो धीरे धीरे बाद में उसकी 2010 साल के बाद शादी भी हो गई है, तो उसके 2 बच्चे भी हैं, तो उनका करंट चिंता कम हो जाती है। हाँ, तो उनका दिमाग में ना इसी वक्त क्या होता है, एक तो होप आ जाती है कि इसका मतलब कोई न कोई तो रास्ता होगा कि जिससे मेरा बच्चा ठीक हो रहा है, वो रास्ता हमें मिलने वाला है, पहली बात तो। और तो एक तो ये होप उनको बन जाती है, और जिसकी शादी मान लो नहीं हो रही है और वो अटक गए हैं और वो अचानक देखते हैं कि भाई शादी हो गई है। देखिए कई लोग नहीं भी देखते हैं, कई लोग बोलते हैं नहीं साहब 10 साल हो गए मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे घर में कोई एक्स्ट्रा और कोई एडिशन नहीं हुआ है जी। हाँ। ऐसे भी देखते हैं वो लोग। अच्छा, तो लेकिन मैं उनको, देखिए फिर मैं उनको क्या बताता हूँ मालूम है, कि फ्यूचर आपका क्यों बना हुआ है मालूम है? क्योंकि आपने जो ईंटें अब तक जमा की है, बिल्डिंग एग्जैक्टली उसका शेडो बनकर आ रही है।
अच्छा, आज आपका फ्यूचर क्या आपका है? जो आपने कार्मिक काम करा है अभी जितने तक, कार्मिक कर्म आपने सोच विचार कर्म जो भी किया है, हाँ, तो एग्जैक्टली उसका तो बाई प्रोडक्ट है ना भाई। आपका फ्यूचर जो दिखाई दे रहा है, हाँ, तो आपको अभी ये रिजल्ट आ रहा है कि देखो जब बिल्डिंग है ना आपके साथ सिर्फ 10 छोटी सी 10 फीट की बता रहा है जी बिल्डिंग, आप कहते नहीं जी मुझे 20 फीट की बिल्डिंग चाहिए जी, हाँ। तो आज आपको उसके नई ईंटें रोज आपको वापस डालनी पड़े, क्योंकि फ्यूचर अगर आप अनकॉन्शियसली जी रहे हो, अननोन होके जी रहे हो, तब तो आपका फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? यू आर नॉट डेलिबरेटली चेंजिंग एनीथिंग। हाँ, लेकिन अगर आज आपने सोच लिया कि मुझे मेरा फ्यूचर मेरी मर्जी वाला चाहिए भाई साहब, हाँ, तो टुडे यू कैन चेंज योर थॉट योर एक्शन इन योर, तो उससे फिर तुम्हारा आगे का फ्यूचर जो जितना बनाना वो धीरे धीरे, चूंकि उसकी फोर्स नहीं मिल रहा है, तो वो स्लो डाउन होके फिर एक नया फ्यूचर जो है ना शेप आकार लेने लग जाएगा। ये कुदरत का नियम है। नहीं, बट इस कुदरत के नियम में ये भी तो दूसरी चीज आती है कि अगर कोई चीज आपके लिखी ही नहीं हुई है और आप उसके लिए जितने जतन कर लीजिए, तो अगर हम ये कहते हैं कि हमने आज देख लिया और उसके हिसाब से मेहनत करी, तो फिर तो यानी कि ग्रेस का तो रोल ही खत्म हो गया। देखिए पहली बात, ग्रेस भी होती है। नहीं देखिए पहली बात, हर आदमी को क्या समझनी है उज्जवल मालूम है, हाँ, यहाँ पर ही आदमी सबसे बड़ी मार खाता है और गलत विचारधारा में चला जाता है हाँ, कि इस संसार में यूनिवर्स को हाँ, तुम्हें लेने का या देने का रत्ती भर भी शौक नहीं है। बिल्कुल ठीक। यूनिवर्स कहता है देखो भाई, हजारों टीवी चैनल है जी मेरे यहाँ पे, हाँ, आपको अगर कोई पर्टिकुलर टीवी चैनल चाहिए तो आप उसका ट्रांसमीटर या वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी सेट कर दो, मैं आपके अंदर आ जाऊंगा जी। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप नहीं करते हो तो आपकी मर्जी, आप जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहो। बिल्कुल तो ठीक। इसलिए कहा गया कि हिम्मत मर्दा मुझे खुदा, हम्म, कि यूनिवर्स कहता है तू स्टार्ट करेगा तो मैं तुझे दूंगा, और तूने नहीं किया तो मैं तुझे नहीं दूंगा। हम्म, तो यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है कि जो लोग समझते हैं कि भगवान की ग्रेस, भगवान की कृपा, भगवान को जब आप लोग कहते हैं ना कि हे भगवान कृपा कर दे, तो भगवान कहता है बेटा मैंने तो कृपा 100% करके संसार में भेजा है, अब कृपा करनी तो तू अपने आप पे कर बेटा। तो ऐसे बड़े सारे केसेस को फिर आप कैसे कहते हैं जिसमें एक इंसान ने पूरी निष्ठा से, पूरे इंटेंशन से मेहनत करी, बट उसको फिर भी उसका वो वाला रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो उसकी क्या चीज ब्लॉक कर रही है? नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि इस संसार में आज हम जिस स्थिति में जहां पर भी है ना, वो हम कल के बाय प्रोडक्ट हैं। करेक्ट। आपके एक एक कर्म के थॉट, विचार, एक्शन, उसकी जिम्मेदार आप है। बिल्कुल सही। क्योंकि चुनाव अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपने चॉइस की है। बिल्कुल ठीक है। ठीक। अच्छा, अब एक आदमी सिर्फ अपने कर्म फल नहीं भोगता, ध्यान रखना जी। आप कहते हो अगर आप अकेले हो हाँ, जाके जंगल में बैठ जाओ, बिल्कुल ठीक। कितना कर्म फल भोगोगे आप? हाँ, क्योंकि आपका तो अकेला का है ना, सब कुछ पास में कुछ भी नहीं है। हाँ, आपने कहा नहीं मैं तो शादी करूंगा। अब जैसे ही आपने एक औरत के साथ जुड़े, आदमी के साथ जुड़े, उसका कर्म फल आपको जोड़ना पड़ेगा। फिर आपने कहा बच्चे चाहिए, कितने बच्चे चाहिए जी? 2 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए। अब जितने बच्चे पैदा किए उसके कर्म फल जुड़े। फिर तुमने कहा समाज चाहिए जी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है, कि नहीं जी देश चाहिए जी, तो देश कौन सा भाई, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है? तो आप जितना जुड़ाव करते चले जाते हो ना, उसकी भी कर्म फल आपका बनने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सवाल यहाँ पे क्या होता है, वो इज द डिसीजन मेकर, वो इज द चॉइस मेकर। कोई आसमान में बैठकर कोई ईश्वर, कोई व्यक्तित्व नहीं है कि जो किसी के जीवन में झांक कर बना रहा है, बिगाड़ रहा है। वास्तव में बिल्कुल डिवाइन आप ही के अंदर है। मतलब यू एवरीथिंग, देखिए यू आर द डिसीजन मेकर। देखिए अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी इस बात को मैं अब मेरे लाइफ से मैंने इस साइंस को जब जाना, तो हाउ आई चेंज माई लाइफ के, देखिए एक समय था मैं अनजाने में अनकॉन्शियसली खाने पीने का शौकीन था, तो बड़ा भयंकर बीमार पड़ा, किडनी खराब हुई। ठीक है, ठीक। लेकिन मेरे दिमाग में फिर जब मैंने वो दुख देखा तो मैंने अंदर से मेरी आवाज आई कि यार बीमार पड़ना पाप है, बीमार नहीं पड़ना, आज के बाद बीमार नहीं पड़ूंगा यार। अच्छा क्या है, रोग के कारण मैं नहीं दूंगा भाई आप शरीर को। तो वो एक माइंड में प्यास पैदा हुई। तो आज 50 साल हो गए, एक खुजली भी मुझे पूछे बिना नहीं आती, बता रहा हूं मैं।
अच्छा, अब इसका डिसीजन कौन है भाई? कि ये कि भगवान की कृपा है क्या? भगवान ने कहा मैं तो बीमार नहीं पड़ने वाला शरीर कृपा करके दे दिया था, अब तुझे अगर इसको बिगाड़ना है तो तू इसको गलत आहार विहार दे दे भैया। तो मैं नहीं दे रहा हूं, तो मुझे उसका लाभ मिल रहा है जो भगवान ने मुझे ऑलरेडी कृपा कर दी है। समझे ना? अमीर बनने की क्षमता हर आदमी में होती ही है, लेकिन गरीब बने रहने के अगर उसने नियम अपना लिए अनकॉन्शियसली भी, तो वो गरीब ही रहेगा। तो वो गरीब रहेगा, क्योंकि उसका विजन नहीं है, उसका बिलीफ नहीं है। बिल्कुल। तो उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ता। अब आप कहते हो कि साहब तकदीर में लिखा होगा या उसके लिखा होगा तो होगा ना। आप जरा सोचिए, एक तरफ भारत के अंदर नौकरी वर्ग भी है, नौकरी पेशा परिवार भी है, एक तरफ बनिया परिवार भी है, ये अग्रवाल, गुप्ता, मारवाड़ी, सिंधी, ये भी लोग हैं। आपने देखा होगा जितने बनिया है तो उसमें मैक्सिमम बनिया, तो सब तो नहीं, मैक्सिमम बनिया जो है ना आज छोटा मोटा बिजनेस करके ग्रो कर रहे होते हैं। तो भाई क्यों उनको कोई स्पेशल तकदीर लिख के भगवान ने भेजी है क्या? क्योंकि बचपन से उनको माइंडसेट ही वही मिलता है कि भाई नौकरी तो करनी नहीं है जी। इस तरीके के माइंडसेट में ही आते हैं, तो आते हैं। और मेरे खुद के दोस्त मैं जानता हूँ बचपन में जो मेरे क्लासमेट थे ना, मैंने जो वो पढ़ाई में फिसड्डी, आवारागर्दी करते थे, मोटरसाइकिल ले लेके कॉलेजों के पास घूम घूम के, लेकिन जब मैं आज 25 साल के बाद जब उनको मिलता हूँ तो उनके इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सबके बड़े बड़े बिजनेस है। तो भाई और हम जो हमारे परिवार जो थोड़े से बोलते ना छोटे छोटे गरीबी में जिए हुए परिवार थे, हम तो उसी माइंडसेट में। आप जो बोल रहे हैं मैं खुद स्ट्रांगली कर्म प्रधान को मानता हूँ, बट इसमें एक छोटी सी चीज है, जैसे रेकी की बात हम कर रहे हैं, हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है। तो वहीं ऑकल्ट साइंस में एक चीज भी आती है, एस्ट्रोलॉजी। तो फिर एस्ट्रोलॉजी तो बड़ी सारी चीजों के नक्षत्रों पे बात करती है, तो वो इससे कितनी वैलिड है? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, क्या होता है, आप पूर्व जन्म के हजारों जन्म जो जीकर आ रहे हो ना, आप उसके बाय प्रोडक्ट होकर आप जिस समय जन्म लेते हो ना, तो एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं, ध्यान रखना। एस्ट्रोलॉजी आपके पैदा होने का जो समय आपने जो आया ना, तो आप क्या कार्मिक संस्कार लेकर आ चुके हो, वो उसको बता रहा होता है आपको। ठीक है, समझे कि भाई देखो आपके अंदर ये स्ट्रेंथ, ये वीकनेसेस आप लेकर आए हो। लेकिन उसके फिर वो बाद में आपने देखा होगा कि समाधान, उपाय, फिर ये वर्ड भी बताते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो ठीक है जी, अब तक तो आपके अंदर वो नहीं था जी, क्या बोलते हैं, पढ़ाई का इसमें योग नहीं था, योग तो नहीं था जी, बट आपको मैं पढ़ा सकता हूँ जी। तो मान लो फिर आपको मैं पढ़ाई करूंगा तो कर लोगे आप पढ़ाई, मान लो। तो होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना इंडिकेटिव साइंस है, प्रिडिक्टिव नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो जो है उसके आधार पर वो प्रेडिक्शन की संभावना बता रही है। समझे ना? अच्छा, एक बात हर आदमी को क्या समझने मालूम है कि आखिरकार इस धरती के ऊपर ये जितने भी ग्रह प्लैनेट जो घूम रहे हैं, ये अल्टीमेटली क्या रिलीज कर रहे हैं? एक सर्टेन मूवमेंट से वाइब्रेशन ही रिलीज कर रहे हैं ना। और वाइब्रेशन जो एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, वो एनवायरनमेंट से वो वाइब्रेशन, एक ह्यूमन बीइंग भी एक एनर्जी का बीइंग है, तो उसके ऊपर उसके कम ज्यादा, जैसे ठंडी गर्मी के प्रभाव पड़ रहे हैं, क्लाइमेटिक बहुत प्रभाव पड़ रहे हैं ना। तो सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है कि आदमी एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र है कि अगर वो ठान लें, सोच लें और एक्शन में आ जाएं, तो वो सारे ग्रहों की इस एनर्जी को ऐसे बाउंस करके फेंक सकता है सारी। यानी कि ये ठंडी 40 डिग्री होगी, -40 डिग्री होगी, लेकिन मैं नंगे बदन रह सकता हूँ जी, मैं इतनी ताकत पैदा कर सकता हूँ अपने अंदर। तो ये आदमी की सबसे बड़ी ताकत है कि देखिए, पहली बात क्या समझनी है, कि जितने भी ग्रह है ना, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू। नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बट इसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजी का उल्लेख होता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखा गया है, तो फिर वो उस चीज़ को बड़ा एक प्रमाणित करती है। और हम जब ये कहते हैं कि इट इज़ एन इंडिकेटिव साइंस, और बहुत सारे, देखिए मैं तो कोई बहुत एविड एस्ट्रोलॉजर फॉलोअर नहीं हूँ, तो मैं तो बड़ा इसको एक निरपक्ष हो करके एक ऑडियंस की मोर ऑफ अ उनकी आंख से एज एन ऑडियंस इस चीज़ की चर्चा आपसे कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को बहुत सारे लोग एज अ प्रेडिक्टिव साइंस, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर लेते हैं, और फिर उनके भी अपने अपने दावे हैं, उनके भी अपने अपने वो हैं। बट कहानी कहाँ फंसती है? कहानी यहीं फंसती है कि एक इंसान, आप देखिए घूम फिर के ना स्थिति वहीं आ गई, जो आदमी की एक
पॉइंट की कहीं ना कहीं कोई राइट प्रिडिक्शन या कोई भी चीज एस्ट्रोलॉजी से फुलफिल हुई, वे एस्ट्रोलॉजी फॉलोअर बन जाता है। जिसको रेकी ने हील करा वो रेकी का फॉलोअर बन जाता है। द क्वेश्चन कम्स अगेन एट द सेम पॉइंट कि अल्टीमेट फिर क्या है। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। देखिए साइंस कोई भी, एस्ट्रोलॉजी भी है ना, अपने आप में एक ऐसा विज्ञान है कि जो प्लैनेटरी इफेक्ट्स को अध्ययन कर रहा होता है, ठीक है ना, वो कोई गलत नहीं, ध्यान रखना। सवाल यहाँ पे पैदा क्या होता है कि देखिए मैं ज्योतिष परिवार से हूँ, मेरी 7 पीढ़ियाँ ज्योतिष है, इसलिए मुझे ज्योतिष के बारे में जरूर मुझे पता है, आपको पता। हाँ नहीं वही तो मुझे उसके कारण जानकारी है और मैंने ज्योतिष को नजदीक से देखा भी है। जी जी। तो देखिए ज्योतिष में 2 तरह के ज्योतिष होते हैं। एक होता है कि प्रोफेशनल, जो खाली सीख कर उसकी कैलकुलेशन कर करके लोगों को गाइड कर रहा होता है, वो कभी भी ज्यादा सही साबित नहीं होगी, ये मेरा अनुभव है। ठीक है। ज्योतिष में जो ज्योतिष साधना करके, मंत्र जाप करके या किसी प्रकार का अनुष्ठान करके, इंट्यूटिव लेवल, अपनी अपनी अंतर प्रेरणा को विकसित कर लेता है। बिल्कुल ठीक बात। तो मैंने ऐसे ज्योतिष को देखा है कि जब हम उनके पास जाके कुंडली रखते हैं तो वो कुंडली में ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे करता ही नहीं है कुछ भी। वो कुंडली को या हाथ को भी सामने रख दो ना तो वो देख ऑब्जर्वेशन करके वो तुरंत आंख बंद करके है ना वो बोलना शुरू कर देता है। उसको इंट्यूशन, देखिए क्या होता है, ही इमीडिएटली रिलेट योर एनर्जी विथ योर एनर्जी, और फिर आपसे संबंधित जितना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है ना वो उसके माइंड में आने लग जाता है। करेक्ट। सो दैट इज कॉल्ड इंट्यूटिव पावर। और कहीं ना कहीं मैंने जो जिस तरीके से आप जैसे बता रहे हैं, मैंने जो इसको रिलेट करा है कि I feel astrology is more about giving you a navigation in life rather than telling you who this is you are. Yes. बस आपको नेविगेशन का काम करना। बिल्कुल। और आप चाहो तो रास्ता बदल सकते हो, बाद में बता रहा हूँ। हाँ। आप चाहो तो बदल सकते हो। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मेरी कुंडली के अंदर बहुत सारी बीमारियां 40-50 के बाद भुगतने को लिखी है। 50-55 के आसपास हार्ट अटैक भी लिखा हुआ है मेरे अंदर। लेकिन मैं तो 75 साल का हो गया। मैं तो कहता हूँ कि एक जुकाम भी मुझको पूछ के आता है। मैं तो एक शेर लिखा मेरे बारे में कि मेरा शरीर का मुझसे ऐसा नाता है कि जुकाम भी मुझको पूछ करके आता है। अरे क्या बात है। वो नहीं, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ मैं, देखिए नेचर के लॉ को समझ गया। बॉडी कहती है कॉज प्रोवाइड करो जी, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है। तो वो कहते हैं आपको अगर छींकना है तो मिर्ची फैला दो जी, अभी छींकना शुरू कर दूंगी, बॉडी कहती है। अब नहीं फैलाओगे तो मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, बॉडी कहती जो मैं बैठे बैठे छींक कर दूंगी जी आपके लिए। तो हर आदमी को समझना क्या है कि नेचर में विदाउट कॉज कोई भी चीज फालतू में ना तो गलत तकदीर बनती है, ना अच्छी तकदीर बनती है, ना बीमारी आती है और ना कोई तकलीफ आती है। ये हर चीज के पीछे आप अनजाने जाने एक कॉज देते हो, इसलिए उसका इफेक्ट समय आने पर आ जाता है। राइट। तो आपसे बड़ी सारी खासकर रेकी पर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बड़ी इंटेंस कॉन्वर्सेशन हुई और मैं समझता हूँ बड़े सारे लोगों के मिथ और आज भी आई एम श्योर बड़े सारे क्वेश्चन अभी भी लोगों के मन में उठ रहे होंगे, जो मैं जरूर लोगों को भी अपील करूंगा कि कमेंट्स में लिखें ताकि हम आपसे और ऐसी चर्चा कर सकें। मगर ऑन दिस, मतलब चीजों को अगर अभी के लिए अभी एक इस पॉडकास्ट को विराम दें और लोगों को अगर हम ये कहें कि जैसे कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म से आदमी के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। मतलब किसी के लिए एक ऑब्जेक्ट मूर्ति होती है, किसी के लिए ऑब्जेक्ट वृक्ष होता है, किसी के लिए एक ऑब्जेक्ट ग्रंथ होता है। तो क्या हम रेकी का जो ये साइंस है इसको हम आधार मान सकते हैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने? हाँ जी। देखिए क्या होता है कि आप जब यूनिवर्सली कनेक्ट होते हो तो ही तो आप चैनल बन के एनर्जी आप दे पाते हो ना जी। रेकी की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल खूबी क्या मालूम है, और लोग क्यों स्पिरिचुअल हो जाते हैं, इसका कारण क्या मालूम है, अपने अहंकार से मुक्त होकर हमें समर्पण भाव में आकर हमें माध्यम बन के काम करना पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं ना मैं नहीं करवा रहा हूँ, ईश्वर तू करवा रहा है, ऐसे लोग कहते हैं ना। तो इसमें भी हम लोग यही कहते हैं कि भाई हमारा कुछ नहीं है, परमात्मा की एनर्जी आ रही है
और हमारे थ्रू जा रही है, हम तो माध्यम है भैया। अब कितना ठीक होना नहीं होना सब भगवान जाने जी, इसे बोलते हैं ना। तो इसमें जो ये समर्पण का भाव और निरहंकारिता का जो भाव पैदा हो जाता है, ये रेकी के अंदर आपको हायर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऑटोमेटिकली लेके जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आदमी एनर्जी हीलिंग ना देखे तो आदमी खुद एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में कंपल्सिवली उतर जाता है। बस ये मैंने देखा इसके अंदर। अच्छा, नहीं, बहुत बढ़िया रहा। मैं समझता हूँ आपने जो ये बड़ी इंटेंस कॉन्वर्सेशन और बहुत सुंदर तरीके से इसको करा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। एंड सबसे मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। एक और बड़े कनेक्टेड एनर्जी ड्रिवन स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में सवाल हो तो लिख देना प्रश्न। हम दोबारा शर्मा जी से रिक्वेस्ट करेंगे, इनका हमेशा समय बड़ा मतलब ही इज ऑल्सो सुपर बिजी, अवेकनिंग के पाथ पे लगे रहते हैं, बट आप लोगों के सवालों के अनुसार इनको जरूर रिक्वेस्ट करके बुलाएंगे।